जो आज हम लेके आए हैं प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन नामक चैप्टर के थ्योरी वाले भाग को। यदि आप इस चैप्टर के न्यूमेरिकल वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लास्ट में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। चलिए बच्चों, पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है? प्रकाश। बच्चों प्रकाश क्या है? आइए देखते हैं प्रकाश क्या है। तो बच्चों लिखेंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंधेरे में किसी वस्तु को देखने में हमारी आँखों को संवेदित करती है, जिसे प्रकाश कहते हैं। बच्चों प्रकाश की डिफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी। क्या बच्चों? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो अंधेरे में हमें किसी वस्तु को देखने के लिए हमारी आंखों को संवेदित करती है। बच्चों इसके बाद अगली हेडिंग है प्रकाश का परावर्तन। क्या बच्चों? देखिए बच्चों, प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसकी परिभाषा आइए हम देखते हैं। देखेंगे जब प्रकाश किसी चिकने तल या पॉलिशदार तल पर गिरता है। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर, लिख दो, चिकने या पॉलिशदार तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाता है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आइए डायग्राम को देखते हैं। देखिए बच्चों, ये आपतित किरण है। क्या है ये? यहाँ इसका नाम लिख दे रहे हैं आपतित किरण। इसका नाम है आपतित किरण। इसका नाम है परावर्तित किरण। और ये अविलंब। और यह बिंदु B, ये है M1, ये है M2। ठीक है बच्चों, ये जो एंगल है ये I है। क्या है? I। इसे आपतन कोण कहेंगे। क्या कहेंगे? आपतन कोण। क्या कहेंगे वैसे? आपतन कोण। ये क्या है बच्चों? ये है R। क्या है? ये I था, ये R। इसे बोलेंगे परावर्तन कोण। भाई ये क्या है? परावर्तन कोण। I क्या है? आपतन कोण। क्या है? आपतन कोण, परावर्तन कोण। और ये अविलंब को बच्चों हम लोग N से लिखते हैं। ठीक है, और इसको A मान लिया, A B, इसको C पॉइंट मान लिया है। तो ये परावर्तित किरण है, परावर्तन कोण, आपतित किरण, अपवर्तन कोण। तो बच्चों और ये क्या हमारे पास? ये दर्पण है। ठीक है,
तो वही है, जब कोई प्रकाश किसी चिकने पॉलिशदार तल पर गिरता है तो वह उसी माध्यम में टकराकर वापस लौट जाता है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके 2 नियम हैं, आगे हम देखते हैं। चलिए बच्चों, तीसरी हेडिंग है, देखिए बच्चों, अगली हेडिंग है परावर्तन के नियम, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों लिखोगे इसके 2 नियम हैं, इसके 2 नियम है। कौन कौन से बच्चों, आइए देखते हैं। पहला नियम है, पहला है, देखिए आपतित किरण, 3 किरण थी, हम तो 2 किरण थी बता रहे हैं, कौन कौन सी, आपतित किरण और दूसरा परावर्तित किरण, परावर्तित किरण और तथा लंब, एक और था ना बेटा, तथा लंब, तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल पर होते हैं। ठीक है बेटा। अब आइए दूसरा वाला नियम इसका लिखते हैं। दूसरा नियम था, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या होता है बच्चों, आई, आपतन कोण क्या होता है, आई, सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, आई बराबर आर, कोण आई बराबर कोण आर। तो बच्चों ये इसके 2 नियम थे। वीडियो को रोककर नोट कर लें, इसके बाद हम इसी में प्रतिबिंब भी देख लेते हैं। आइए देखिए बच्चों, प्रतिबिंब क्या होता है, आइए हम इसकी परिभाषा लिखते हैं। जब किसी वस्तु को, जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने, किसी दर्पण के सामने रखते हैं, सामने रखते हैं, समझ गए बच्चों। जब किसी वस्तु को किसी दर्पण के सामने रखते हैं तो उस दर्पण में, तो उस दर्पण में उस वस्तु की, उस वस्तु की आकृति बन जाती है, आकृति बन जाती है, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, जिसे प्रतिबिंब कहते हैं। ये हो गई प्रतिबिंब की परिभाषा। और एक बात समझिए अब बहुत ध्यान से, अब लिखेंगे प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते। क्या बेटा, प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से बच्चों, पहला ये देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है, क्या, वास्तविक प्रतिबिंब। बेटा क्या है पहला, वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। दूसरा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। तो बेटा प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक, दूसरा आभासी। चलिए बच्चों इसको हम आगे देखते हैं, वीडियो को रोक कर नोट कर लें। आइए भी समझते हैं। वह प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता, दर्पण के सामने बनता है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक
प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक बच्चों, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। आइए देखते हैं। देखिए बच्चों, ये मान लिया दर्पण है और ये मुख्य अक्ष है। कौन सा अक्ष है बच्चों? मुख्य अक्ष। ये क्या है? मुख्य अक्ष। ये दर्पण का ध्रुव हो गया। तो देखिए यहाँ पर हम एक वस्तु रख रहे हैं। क्या रख रही है? ये वस्तु है। मान लिया क्या है? ये वस्तु है। समझिएगा मेरी बात। अब वस्तु से कोई प्रकाश अगर सीधे चलेगी तो टकराएगी, टकरा के बेटा ये फोकस से गुजरेगी। मान लो यहाँ पर एफ है और यहाँ पर मान लो सी है, केंद्र। तो ये कहाँ से गुजरेगी? केंद्र से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी बेटा? टकराएगा। भाई मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली लाइन परावर्तन के बाद कहाँ से गुजरती है? फोकस से। और दूसरी लाइन इसके केंद्र से गुजारेंगे हम, तो केंद्र से जाने वाली लाइन उसी पर वापस हो जाएगी। तो जहाँ ये एक दूसरे का कट करता है बेटा, यहाँ प्रतिबिंब बनता है। ये क्या बनता है? प्रतिबिंब। आई आई डैश, इसको डैश मान ले रहे हैं। तो ये जो प्रतिबिंब है, ये कौन सा प्रतिबिंब है? वास्तविक प्रतिबिंब। ये क्या है? ये जो प्रतिबिंब है वो क्या है? ये है वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब है बच्चों? वास्तविक, रियल इमेज। आर रियल इमेज, आर आई शॉर्ट में लिख दिया, रियल इमेज, वास्तविक प्रतिबिंब है। ठीक है। तो यह दर्पण के देखिए सामने बना है। ये दर्पण के आगे वाला भाग है, ये दर्पण के पीछे वाला भाग है। ये सामने पीछे, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के सामने बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब कहलाता है। वह दर्पण जो दर्पण के पीछे, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी प्रतिबिंब कहलाता है। आइए उसको भी हम देख लेते हैं। अगली क्या हेडिंग बच्चों? वास्तविक प्रतिबिंब के पास हेडिंग है आभासी प्रतिबिंब। बच्चों आभासी प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में? वर्चुअल इमेज। ये है इसकी स्पेलिंग। ठीक है। ए भी है बच्चों, यू ए एल, यू ए एल, वर्चुअल इमेज। चलिए बच्चों इसकी डिफिनेशन लिखते हैं। कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। लिखेंगे वह प्रतिबिंब, एक तो ये था हमारे पास, अब अगला ये है। वह प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है, जो दर्पण के पीछे बनता है, वह प्रतिबिंब जो दर्पण के पीछे बनता है उसे आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, कहते हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे की कहानी। अब आइए बच्चों इसमें डायग्राम बना के हम आपको समझाते हैं। देखिए बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये वस्तु है, ये कोई वस्तु है। जैसे इसमें ओ ओ डैश नाम दे दो वस्तु का, ऐसे इसका ओ ओ डैश एक वस्तु है। ठीक है, ये वस्तु है। अब इससे देखिए ये इस तरफ पॉलिश है बच्चों, इस तरफ क्या है? दर्पण में पॉलिश किया गया है, तो सामने वाला भाग चिकना हो गया है। अगर इससे कोई वस्तु को हम सीधा गिराते हैं तो ये बेटा वापस चला जाएगा इस तरफ। ठीक है। किस तरफ जाएगा? इस तरफ, मतलब इस तरफ जाएगा। स्केल से आप बनाइएगा, सीधा बनेगा। ठीक है, अब समझिएगा मेरी बात। अब इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे तो ये फोकस से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? जहाँ एफ होगा बेटा, फोकस से। और यहाँ पर इसका सेंटर होगा। दूसरा लाइन बेटा इस पर हम सेंटर पे की तरफ फास्ट करेंगे तो इस पर जाएगा, इस पर वापस चला जाएगा। फिर इसको हमें डॉट डॉट बनाना पड़ेगा इधर। ठीक है। जहाँ पर ये कट करेगा वहाँ इमेज बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? आई आई डैश। तो ये जो इमेज है, ये कौन सा इमेज है बेटा? ये है आभासी प्रतिबिंब। क्या है? आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बना है, तो इसको इंग्लिश में वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो बच्चों वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों, गोलीय दर्पण क्या होता है आइए देखते हैं। गोलीय दर्पण क्या है बच्चों? गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो बच्चों इसकी डिफिनेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का, कांच के खोखले
गोले का काटा गया एक भाग होता है। काटा गया एक भाग होता है। ठीक है। जिसके एक तल पर जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। किसका बेटा? जिसके एक तल पर पारे की कलई तथा लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। लाल ऑक्साइड का पेंट होता है। इसके बाद लिखेंगे कि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, या यह दो प्रकार का होता है। नंबर 1 अवतल दर्पण। और नंबर 2 उत्तल दर्पण। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। बच्चों आइए पहली हेडिंग डालते हैं, अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल दर्पण। बच्चों अवतल दर्पण को इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक बच्चों, इसकी परिभाषा आइए पहले डायग्राम को देखकर फिर लिखेंगे। ठीक है, डायग्राम आपके स्क्रीन पर हम बनाने जा रहे हैं। देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है जिसके एक भाग पे पेंट किया गया है, दूसरा भाग परावर्तक है। और ये अवतल दर्पण, तो क्या लिखेंगे बेटा? वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पे पेंट होता है। जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट होता है और दबा हुआ भाग क्या होता है बच्चों? परावर्तक होता है। और दबा हुआ भाग परावर्तक होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है। उसे अवतल दर्पण कहते हैं। तो बच्चों आइए उत्तल दर्पण देखते हैं। अब हम दूसरा उत्तल दर्पण, इसकी डिफिनेशन क्या है बेटा? कन्वेक्स मिरर। इसकी आइए बच्चों परिभाषा देखते हैं। इसकी परिभाषा बेटा इसका उल्टा है, जहाँ उभरा वहाँ दबा कर दो और जहाँ दबा है वहाँ उभरा कर दो। पूरा है, केवल ये चेंज कर दो, ये और ये चेंज कर दो, बाकी पूरा परिभाषा वही रहेगा। देखिए आइए कैसे। वह दर्पण ठीक है, जिसके दबे हुए भाग पे, उभरे की जगह दबे कह दिया बच्चों, दबे हुए भाग पर पेंट होता है और उभरा हुआ भाग, इसकी जगह उभरा करना बेटा, और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है।
तो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। आइए बच्चों डायग्राम को देख लेते हैं। इसका डायग्राम इसका उल्टा बनेगा। चलिए बच्चों यहीं कहीं किनारे हम साइड में देख लेते हैं। देखिए बच्चों इसका दबा हुआ भाग पे पेंट है, जो हमने इसमें लिखा है ये दबा हुआ भाग है, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर वाला जो भाग है, ये ऊपर वाला, इसे हम बोलेंगे परावर्तक तल। परावर्तक तल हो गया ये। अब देखिए पीछे पेंट किया गया है, दबे हुए भाग पे क्या है, पेंट। तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे, उत्तल दर्पण। तो परिभाषा क्या लिखेंगे बेटा, आपको समझ में आ गई। वह दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पेंट होता है, उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इसमें लिखेंगे वह दर्पण जिसमें उभरे हुए भाग पर पेंट होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। तो परावर्तक होता है या परावर्तक तल होता है, जो भी लिख दोगे तब भी सही माना जाएगा बेटा। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों आपके स्क्रीन पर कुछ हेडिंग है, पढ़िए उसको क्या कह रहा है। कह रहा है गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषा देना है। फ्यू डिफिनेशन रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर। चलिए बच्चों आइए हम कुछ डायग्राम को बनाते हैं, फिर उसके डिफिनेशन को समझते हैं। चलिए बच्चों ये हमने 2 के सिक्के से बनाया है। ऐसे करके आप ऐसे लाइन खींच दीजिएगा, आधा बन जाएगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों ये होता है पी। क्या होता है, पी। पी का नाम ध्रुव है बेटा, पी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में इसे पोल कहते हैं, PLO पोल। उसके बाद बच्चों यहाँ पर इसका सेंटर होता है सी, जिसे बोलते हैं। सी का नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, ठीक है, जिसे इंग्लिश में हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ, और वक्रता केंद्र को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंट्रल ऑफ कर्वेचर, ठीक है, कर्वेचर। उसके बाद बच्चों हमारा हेडिंग है, ये जो है ये मुख्य फोकस है। क्या बच्चों, एफ। क्या है बच्चों, एक्स। जिसे हम लोग बोलते हैं मुख्य फोकस। क्या कहेंगे बच्चों इसको, एफ को, कैपिटल एफ को, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस, FOCUS, फोकस। फोकल भी कहीं कहीं लिखा जा सकता है। उसके बाद बच्चों अब देखिए ये हो गया। उसके बाद जो, अब समझिएगा, उसके बाद जो ये वाला अक्ष है, ये इसे मुख्य अक्ष बोलते हैं। इस वाले अक्ष को, इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, मुख्य अक्ष। इंग्लिश में क्या बोलेंगे बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद बच्चों और चलिए अब डिफिनेशन लिखना चालू करते हैं। कुछ नई नई डिफिनेशन हम लोग लिखेंगे। और इसके बाद बच्चों आइए देखते हैं पहली हेडिंग। जैसे मान लीजिए पहली हेडिंग आप मेरे पास क्या है, पहली हेडिंग है ध्रुव। क्या है बच्चों, ध्रुव की डिफिनेशन बताइए। ध्रुव, ध्रुव की डिफिनेशन हम कैसे लिखेंगे, तो हम इसका डिफिनेशन ऐसे लिखेंगे कि दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। देखिए ये दर्पण का मध्य बिंदु है भाई, दर्पण का बीच वाला बिंदु ना, तो क्या लिखेंगे, दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। ध्रुव कहलाता है, कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। चलिए बच्चों ये पहली हेडिंग हो गई। अब आइए दूसरी हेडिंग देखते हैं। क्या है, C, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बच्चों हेडिंग दूसरे पेन से डालनी है, वक्रता केंद्र, ठीक है। आइए इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं वक्रता केंद्र की। चलिए बच्चों इसमें क्या लिखेंगे, चलिए ध्यान से देखते हैं, उसके बाद समझते हैं कि वक्रता केंद्र की लिखेंगे उस गोले की त्रिज्या, उस
गोले की, उस गोले का केंद्र जिसका एक दर्पण भाग होता है, ऐसे समझिएगा। उस गोले का, उस गोले की केंद्र या का केंद्र जिसका दर्पण, जिसका दर्पण एक भाग होता है, उसी केंद्र को, उसी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग हमारा है तीसरा, कुछ नई हेडिंग। वक्रता त्रिज्या क्या है बेटा? वक्रता त्रिज्या, आइए बच्चों इसको देखते हैं। देखिए यहाँ से यहाँ की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। सी से पी की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। तो क्या बेटा वक्रता त्रिज्या के डिफिनेशन, तो लिखेंगे कि वक्रता केंद्र ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूरी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। बीच की दूरी को लिख देना बेटा, थोड़ा अच्छा रहेगा। को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हेडिंग देखते हैं। क्या है? वक्रता ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या। अब आइए बच्चों इसके बाद देखते हैं मुख्य फोकस। क्या देखते हैं? मुख्य फोकस, फिर फोकस दूरी। मुख्य फोकस, आइए बच्चों इसकी डिफिनेशन देखते हैं मुख्य फोकस की। देखिए, अगर परावर्तन के बाद, मेरी बात समझिएगा, कोई भी लाइन अगर बेटा मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, कोई भी लाइन मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी तो वो परावर्तन के बाद बेटा एक बिंदु से गुजरेगी, एक बिंदु से गुजरेगी, तो उसे ही हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। तो इसमें डिफिनेशन में क्या लिखेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष की डिफिनेशन नहीं लिखे हैं, अभी लिख देंगे हम। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें, सभी प्रकाश की किरणें जिस, सभी प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद, बेटा इसको काट दो, किरणें परावर्तन के बाद, ये नहीं, परावर्तन के बाद, परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, ठीक बच्चों, इसको हटा दीजिएगा, गुजरती हैं, उसे मुख्य फोकस कहते हैं। उसे मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है बच्चों, वीडियो को रोक कर नोट कर लो, इसके बाद अगले भाग में हम देखेंगे।
चलिए बच्चों अगली हेडिंग देखते हैं हम 5वीं नंबर, मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष जैसे हम लोग बेटा प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, ये हम लिखवा चुके हैं नाम। तो आइए बेटा, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है। ठीक बच्चों, होकर जाती है, उसे, वह रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाती है उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम दर्पण का द्वारक को आइए पढ़ते हैं क्या होता है। 6 नंबर हेडिंग, दर्पण का द्वारक। इसे बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं एपर्चर। द्वारक मतलब होता है एपर्चर। ठीक है, ऑफ मिरर। आइए बच्चों इसकी परिभाषा देखते हैं। तो इसमें लिखेंगे दर्पण का परावर्तक या दर्पण का परावर्तक तल का व्यास दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है बच्चों, कहते हैं। उसके बाद हेडिंग है बच्चों 7वीं नंबर, मुख्य फोकस दूरी की। किसकी बच्चों? फोकस दूरी जिसे बोलते हैं बेटा फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, फोकस लेंथ। चलिए बच्चों इसकी परिभाषा ये लिखते हैं। कैसे लिखेंगे? देखिए इसकी डिफिनेशन है दर्पण का, ठीक है, दर्पण का ध्रुव और मुख्य फोकस। देखिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। को फोकस दूरी कहते हैं। इसे F से प्रदर्शित करते हैं। F से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो को रोक कर नोट कर लो। के बाद बच्चों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। क्या है दर्पण की वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध? यह क्वेश्चन बच्चों इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे के भाग को हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।